और दोस्तों सबसे पहले तो नमस्कार। दूसरी बात, अगर आपने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियो की कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बढ़िया कंटेंट होने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। देखता हूँ आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते हैं, तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सेशन में। तो पहला प्रश्न बिना देरी बिना समय बिताए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक, और लाइक का बटन प्रेस करके आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण क्या है? द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। द सप्लीमेंट्री एंगल of an angle of 3 times its complementary angle, so the angle is what? 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या 35 डिग्री। तो सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा आप लोग तेजी से जवाब दें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी से सेशन को शेयर करो दोस्तों के पास, जिससे कि आप लोगों तक सब तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए और बेहतरीन सेशन को आप मिस ना कर पाए। ओके, तो सवाल आपके सामने है 50, 40। क्या जवाब देते हैं आप इसका? लेट्स सी, ए बी सी डी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये संपूरक और कोटिपूरक क्या है? कोटिपूरक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और संपूरक को सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिन दोनों को जोड़ने पर आपको 90 मिल जाए। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर आपको 180 मिल जाए। तो ये दो कोण होते हैं। तो उसने कहा, आपसे कहा गया कि कोई कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3, दोनों आपको बताने हैं। यानी अगर मैं कोटिपूरक कोण संपूरक कोण की बात करता हूं, पहले मैं आपको तरीके से बताता हूं। तो 180 में से अगर वो कोण मैं x मानूं, तो 180 में से x घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा वो किसके बराबर है? उसके 3 गुना। किसके? उसके कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कोण का। यही तो मतलब है सवाल का। हो गया सवाल। तो 180 माइनस का x इज इक्वल टू 270 माइनस का 3x। इसको उधर भेजा, इसको उधर बुलाया, तो 2x इज इक्वल टू व्हाट? 90 और x इज इक्वल टू 45। एक तरीका तो ये था, आप सीधा निकाल सकते थे 45, आपको आंसर मिल जाएगा। बी बहुत बड़ी, बी नहीं होगा, बी इज द रॉन्ग आंसर। बी आंसर रॉन्ग होगा अगर हमने बी दिया है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। ओके, अब इसको आप कैसे कर सकते हैं? बाई ऑप्शन भी आप इसको कर सकते थे। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण क्या है? अब इस कोण का आप निकाल लो। इस कोण का अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल निकालूं तो 45 आएगा। अब 45 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूं तो 135 आएगा। देख लो, इसका 3 गुना है तो 135। एकदम सही जवाब है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे पक्का। चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले वाले क्वेश्चंस को, आए हुए प्रश्नों का, आपको ये जरूर लिखा मिलेगा, दिखा मिलेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए एक और सवाल लेते हैं और समझते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ मुझे कितना होगा? There is a rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. A path around 2.5 meter wide has been formed outside the park. Area of the road is what? तो जवाब तेजी से मिलेगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहना। तो क्या आपका जवाब मिलता है? ये इंतजार मुझे हो रहा है आपके सवालों का। तो देखते हैं। एक आयताकार पार्क पहले बना लेते हैं, तब तक आप भी करिएगा और मैं भी साथ में आपको सॉल्व कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा डिले आपको मिलता है। तब तक आप भी कोशिश करें, मैं भी करता हूं। तो एक आयताकार 45 मीटर, भाई साहब ये लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। उसने कहा इसके पार्क चारों और एक पार्क भी बना हुआ। ओके, कितना? 2.5 मीटर का। 2.5 ऐसे, 2.5 ऐसे, 2.5 ऐसे, 2.5 ऐसे। अब क्या देखते हैं? 2.5 इधर, चारों तरफ है ना, 2.5 इधर। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, इसको मैं ऐसे जोड़ता हूं इस आयत को, तो आप क्या देखते हैं? आपको कुछ इस तरह का आयत मिला। अब मुझे बताओ, अगर इस आयत से मैं इस आयत को गायब कर दूं और इस बड़े वाले आयत से अंदर वाले इस आयत का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना हुआ? आपने कहा L इंटू बी, 45 इंटू 30। ये तो भाई साहब अंदर वाले का हो गया। अब ये बाहर वाला कितना है? इसको बोल्ड कर रहा हूं मैं, ऐसे देखना इधर। ये क्या हुआ भाई? यहां से यहां तक 45 था, 2.5 इधर है, 2.5 इधर, तो कितना बढ़ गया? 5 और बढ़ गया।
तो 45 जमा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 50। तो 50 तो उसकी लंबाई होगी नए वाले की। चौड़ाई कितनी होगी? 30 ऐसे, 2.5 5 ऐसे, 35 ये हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लाई करें, 0 3 5 15, 3 चौक 12 और 1350 तो अंदर वाले का। बाहर वाले का देखें, 0 5 5 25, 5 3 15 2 17। अगर मैं इसमें से ये बाहर वाले का है, पूरे बड़े वाले का, ये अंदर वाले का है, अगर मैं बाहर वाले से अंदर वाले का घटा देता हूं तो भैया मुझे इस रास्ते का मिल जाएगा कितना? 400 ना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन मिला है, बहुत बढ़िया। हेलो नेहा, कैसी हैं आप? तो 400 आपने यहां पर जवाब दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। 400 आपका जवाब मुझे मिला, दैट्स वेरी नाइस। 400 मीटर इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब यहां मिल रहे हैं। तो एक और सवाल, तेजी से, तेजी बढ़ाओ भाई, तेजी लाओ सवालों में, और जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक और सवाल ये रहा, त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। कोई बात नहीं भैया, उसने कहा है तो त्रिभुज के कोण होंगे। The angle of a triangle have a ratio of 2 3 4. The angle of the triangle will be what? अब यहां पर समझने की कोशिश करना। उसने आपको क्वेश्चन दिया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज का कंटेंट बहुत ही बढ़िया वाला है। अगर आप इसको पढ़ेंगे यू विल गेट गुड प्रैक्टिस एंड गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो एक त्रिभुज के कोणों में, अब ये ट्राइंगल था, चलो जी हमने बना लिया ऐसे। उसने कहा ऐसे था, उसने कहा 2 3 4 का, ये कोण जो है ये, उसने कोण का वैल्यू नहीं दिया। उसने बोला अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी इज इक्वल टू 2:3:4 है। अब कोणों के बारे में बात हो रही है तो आप सब जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? आपने कहा सर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है? ओके, अब वो 180 को आपको इस अनुपात में बांटना था, तो टोटल अनुपात की योग कितना बना? आपने कहा 2 और 3 4, 2 और 3 5 और 4 9। तो भाई 9:180 के बराबर हुए, क्योंकि टोटल करें तो टोटल अंतः कोणों का 180, अनुपात का योग किया तो 9, तो यानी 1 अनुपात का वैल्यू 20 के बराबर हो गया, है ना? जब 1 अनुपात का वैल्यू 20 के बराबर, तो यहां पर था 2 3 और 4, तो इसमें 2 अनुपात किसके बराबर? गुणा 20, 40 के बराबर। ये किसके बराबर? गुणा 20, 60 के बराबर। ये किसके बराबर? गुणा 20, 80 के बराबर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यानी 40 60 और 80। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज हियर। क्लियर है भैया? कोई मेरा ऐसा साथी जिसको चीज समझ में ना आई हो, कोई भी आप में से जिसको सवाल समझ में ना आया हो, तो मुझे अपना जवाब दे सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों के मिल रहे हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कमेंट में इधर देखता हूं। ओके, सी ऑप्शन सभी लोगों ने दिया, बहुत ही बढ़िया। प्रणाम प्रिया, कैसी हैं आप? और यहां पर पोल बहुत अच्छे से मिल रहे हैं आप लोगों के। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दो संख्याओं का मैं से 13 है, मैं से मींस HCF, और लय से 1979 है, 1989। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई इससे आसान सवाल कभी देखा है आपने? क्लियर है? वेरी गुड, विगेश ने कहा एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको सवाल का जवाब देना था, और शायद इस सवाल से आपकी वो सारी पुरानी बातें, पुरानी यादें जो आपने पढ़ी थी पहले, वो क्लियर हो जाएंगी। और वो कौन सी यादें हैं? चलो मैं उनको जोड़ता हूं आपकी यादों में, आपको वापस लेकर चलता हूं और सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से धांसू जवाब, धापू, कांग्रेचुलेशन, वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब आपका। समझते क्या होता है? आपको पता है ना, कुछ ऐसा बचपन की यादों में किया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ले से गुणा में से। अब पहली संख्या तो पता नहीं, दूसरी संख्या, अच्छा पहली संख्या तो पता है आपको 117 है, दूसरी संख्या का पता नहीं था तो आपने उसको x मान लिया। LCM आपको पता है 1989, HCF भी आपको पता है 13, और जब आपने इस x का वैल्यू निकाला या a इंटू बी निकाला तो 1989 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन 117, 13 निम्मा 117,
9 से काटें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो यानी ये संख्या जो है वो 221 हो गई। इसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। कुछ याद आया ना बचपन की यादों से, ये चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, बस वही फार्मूला लगाया, उत्तर पाया है। गुड इवनिंग रंजना, कैसी हैं? बहुत बढ़िया और खूबसूरत जवाब आप लोगों के। तो एक और सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं और चाहूंगा जवाब ऐसी खूबसूरती से मिलते रहे लगातार। बहुत बढ़िया, एक और सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है? यानी देयर इज ए क्यूबॉइड वेयरहाउस इज मेजरिंग 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। हाउ मेनी क्यूबिक बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन दिस वेयरहाउसेस इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर? दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। अब लगातार आपकी क्लास चलेगी शाम को, ठीक है, और आप समय पर पहुंचे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो अभी जाइए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी वीडियो हम डालें, कोई भी सेशन डालें तो आपको कोई भी मिस ना हो। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। मैं एकदम बढ़िया हूँ रंजना, भी तो सही है। तो यहां पर देखते हैं जवाब आप लोगों का। रंजना ने मुझसे कुछ पूछा है, ओके रंजना, आई एम ओके। तो यहां पर जवाब देखते हैं क्या मिलता है आप लोगों का। तो सिंपल सी बात है ना भाई, घनाभाकार गोदाम है, ये आपका घनाभाकार गोदाम था जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। अगर मैं इस घनाभाकार गोदाम की बात करता हूं तो इस घनाभाकार गोदाम पर अगर मैं डिवाइड कर दूं इस छोटे से बक्से के आयतन का, तो यानी उस आयतन से छोटे से बक्से के आयतन से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पता लग जाएंगे कितने आएंगे, क्योंकि उस वॉल्यूम से बड़े वाले कमरे के वॉल्यूम में एक डब्बे का वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया। तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है? LBH जो दिखा है 60 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 30 और ये लिखा है आपको 0.8। अगर मैं इसको दशमलव हटाता हूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा 8 पंजे 40, है ना। तो 5 6 30 3 90,000। क्लियर है? राइट ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया। 90,000 डब्बे रखे जा सकते हैं। 90,000 बॉक्सेस यू कैन प्लेस इनटू द पर्टिकुलर क्यूबिक वेयर हाउसेस। ओके, बहुत बढ़िया ऑप्शन मिले हैं, जवाब मिले हैं आप लोगों के। सतीश, अतीक्षा और आराधना, बहुत बढ़िया जवाब। ऐसे ही जवाब देते रहिएगा और आगे सवालों से जुड़ते रहिएगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। उसका जवाब आप मुझे क्या देंगे? लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। ये रहा, कुछ पैडागॉजी भी हो जाए, कुछ मीठा भी तो हो जाए ना। चलो कुछ पैडागॉजी की बात कर लेते हैं। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य किस में माना जाता है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है जिससे कि आप बड़ी तसल्ली पूर्वक चीजों को समझ पाए। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु इसको प्रयोग करते हैं, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु इसको प्रयोग किया जाता है, व्यावहारिक उपयोग हेतु, या इन सभी में इसका प्रयोग होता है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ अर्थमेटिक टीचिंग इज फॉर डेली लाइफ वर्क, फॉर वेजेस एंड ऑक्यूपेशन, फॉर प्रैक्टिकल यूज एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जवाब मिल रहा है, सबको पता था इसका जवाब डी होना चाहिए और आप सब लोगों ने इसका आंसर डी ही दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत जवाब आपका डी, क्योंकि जब भी आप अंकगणित पढ़ते हैं तो अंकों का गणित पढ़ते हैं जो आपको दैनिक कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जब आप मजदूरी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो चाहे मजदूरी करें चाहे बिजनेस करें, आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगी। और व्यवहारिक उपयोग हेतु तो आप करते करते, क्योंकि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि आप उस सभी गणित को अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों पर लागू करते हैं। तो यानी ये सभी बहुत ही बढ़िया जवाब है, इसमें समय नहीं वेस्ट करेंगे, एक और लेंगे। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? द फर्स्ट डेवलप्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज व्हाट? अर्थमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री। इनमें से सबसे पहली विकसित शाखा कौन सी मानी जाती है? तो ऐसे सवालों को करते समय हमें दिमाग में लगाना पड़ता है कुछ तथ्य, कुछ लॉजिक, कुछ बातें, सबूत, क्योंकि बिना सबूत के तो कोर्ट भी फैसला नहीं देती ना। तो सबूत की बात करते हैं। अगर मैं सबसे प्राचीनतम शाखा की बात करता हूं तो सबसे प्राचीन मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं, सबसे प्राचीन वेद है ना, क्योंकि हमारी वैदिक सभ्यता है तो सबसे प्राचीन हम वेदों को मानते हैं। और वेद में भी 4 वेद हैं और उन वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद का नाम है ऋग्वेद, है ना। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है ना। अब इस ऋग्वेद में आपने देखा होगा 1028 सूक्तियां हैं,
यानी 1028 सूक्तियों पर गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमा, ऐसा तो लिखा होगा ना, ऐसा लिखा होगा ना। तो यानी गिनती ऋग्वेद में भी पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, हमें साक्ष्य मिलता है कि वैदिक काल में जो सबसे प्राचीनतम वेद है उसमें अंकगणित का जिक्र था, क्योंकि वहां पर गिनती लिखी हुई थी, और अंकगणित तो अंकों का गणित है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम विकसित शाखा जो गणित की थी वो अंकगणित की थी, बाकी सभी इसकी ब्रांचेस बनती चली गई। बढ़िया समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है तो लाइक में कंजूसी ना करें, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें, जल्दी से लाइक कीजिएगा और सवाल को आगे लीजिएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, जल्दी से, बहुत बढ़िया जवाब मिला है। एक और, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी है? मनोवैज्ञानिक, दैट इज साइकोलॉजिकल, सांस्कृतिक, दैट इज कल्चरल, सामाजिक, दैट इज सोशल, एंड फोर्थ, दैट इज इकोनॉमिकल। तो इनमें सबसे ज्यादा गणित का प्रयोग किन जगह होता है? इनमें से एक को आपको चूज करना है, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ABCD के माध्यम से आप लोगों के यहाँ पर जवाब मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर सब लोगों ने एक ही सुर में बोला है कि सवाल तो बड़ा ही भोला है और उसका जवाब तो रुपया तोला मोला है ना, आर्थिक, क्योंकि रुपया पैसा सब आर्थिक रूप से चलता है। अब समाज का कोई भी वर्ग का प्राणी है, चाहे वो गरीब है, कमजोर है, रईस है, अमीर है, वो समाज से बहिष्कृत है, लेकिन हर किसी को अर्थ की आवश्यकता जरूर पड़ती है, अर्थ में धन की आवश्यकता पड़ती है और पैसे का लेन देन करना पड़ता है। तो डेली लाइफ में चाहे कोई स्कूल जाए ना जाए लेकिन पैसों का लेन देन तो करता है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा आर्थिक, उसके बाद सामाजिक रूप से किया जाता है। बढ़िया जवाब मिल रहे हैं आप लोगों के। पैडागॉजी तो आपने बहुत अच्छे से समझ ली। इसका मतलब अभी मैथमेटिक्स थोड़ा सा विकराल रूप लेने वाला है, तो देखते रहिएगा अभी उन सवालों को कैसे कर पाएंगे जो थोड़े से भयंकर दिखते हैं आपको, उनको कैसे आप छूमंतर करोगे वो आगे चलते दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? 1 प्रयोगशाला विधि, 2 प्रदर्शन विधि, 3 व्याख्यान विधि या 4 अनुसंधान विधि। इनमें से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर काम करती है, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ABCD में से कौन सा जवाब आप चूज करते हैं? लेट्स सी। प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान या अनुसंधान, देखो, सुनो और समझो। यानी ये हमारे मास्टर जी थे टिल्लू, और ये अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे थे। ये बोले आंख खोल के मेरी तरफ देख, कान खोल के सुन और दिमाग से समझ, ये तीनों काम। जब टीचर एक्सप्लेन करता तो तीनों चीज होनी चाहिए, देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अधिकतर ये विधि किस जगह प्रयोग होती है? आपने कहा अभी बहुत बढ़िया, प्रदर्शन, दैट इज, इसको बोलते हैं डिस्प्ले मेथड, इसको बोलते हैं एग्जीबिशन, इसको बोलते हैं प्रदर्शन, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। यानी जब कोई बालक, किसी टीचर किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी चीज के बारे में बताता है, जैसे तो केमिस्ट्री के लैब में केमिस्ट्री की बातें बताता हुआ टीचर, किसी मॉडल को एक्सप्लेन करता हुआ टीचर, कोई PPT दिखाता हुआ टीचर, प्रोजेक्टर करता हुआ टीचर, ये सब इस विधि को प्रयोग करते हैं। देखो, सुनो और समझो पर प्रदर्शन विधि सबसे ज्यादा कार्यरत होती है। बहुत ही खूबसूरती से जवाब। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा जवाब। एक छात्र 5050 को 550 लिख देता है, इसका अर्थ क्या है? 1 स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। इनमें से कौन सा जवाब आप चूज करते? जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1 सेकंड बस, मैं ये पानी ढालू यहां से और शुरू करते हैं कहानी। जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा। ओके, तो क्या जवाब मिल रहा है आप लोगों का? A। अरे क्या बात है, क्योंकि बालक 5000 स्टूडेंट्स राइट्स 550 टू 5050, तो मोटी सी बात है 550 में वो जीरो लगाना भूल गया, और जब जीरो इन नंबर से कम हो गया तो उसको स्थानीय मान की अवधारणा, उसे प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता कि जीरो बढ़ाने से संख्या में ज्यादा इजाफा हो जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई ना? बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों का मिला है। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रखना चाहूंगा
जल्दी से दोस्तों को बढ़ाओ भाई, बच्चे तो बड़े कम दिख रहे हैं मुझे, क्या बात है। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 20 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा आप उसका जवाब मुझे दें और तेजी के साथ देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं। हाँ, लोकल वैल्यू, बिल्कुल सही कहा रंजना आपने, लोकल वैल्यू एकदम सही जवाब दिया है आपने। तो भाई आपको शायद याद हो समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। अगर समझने के पक्ष में है तो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ओके, तो 20 सेंटीमीटर के बहुभुज समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं जवाब आपको क्या मिलता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 100 सेंटीमीटर, 100 बाई 3 सेंटीमीटर, 100 माइनस 3 सेंटीमीटर, 100, ओके 43 सेंटीमीटर। अब सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर हम बात करते सारी भुजाएं बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही तो होता है, आप सब जानते हैं इस बात को। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये आपने कहा है, ओके, तो √3/4 उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो यानी √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 4×5 यानी 20×5 100 √3। हाँ, ये भाई थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ऑप्शन मैंने गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन को मैंने, ये ऐसे था, है ना? हाँ, तो अब ठीक है, ये डैश लग गया है, ये स्क्वायर रूट है। ओके गाइस, ऐसे। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन हुआ 100√3। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जब सवाल इसके बड़े बड़े आएंगे तो बड़े बड़े समझाए जाएंगे। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको रूट मान लें या इसको 4√3 मान लें, एक ही बात है, यानी 100√3 इसका आंसर आएगा, इसलिए मैंने ऊपर वाले को कर दिया है। ओके, बढ़िया। ओके, एक और सवाल। अच्छा, इसमें एक बात और भी होती है, अगर इसमें यहां पर आप लंब डालते हैं तो इस पर डाला गया लंब हमेशा क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, सब इससे डाला गया लंब हमेशा जब डालते हैं तो समबाहु त्रिभुज को माध्यिका के रूप में काम करता है, मीडियन के रूप में काम करता है, यानी सामने वाली भुजाओं को दो भागों में तोड़ता है, और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। ये रहा, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। दो वृत्त की परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। पानी के साथ पानी पीते रहो, गर्मी में पानी बहुत आवश्यक है, जितना पानी पियोगे उतने स्वस्थ रहोगे। अब ये मत सोचना कि सुबह खाने में पानी पीने लग जाओ, ऐसा नहीं, खाने खाते समय खाना खाना, लेकिन पानी का सेवन ज्यादा करें गर्मी में। ओके, तो यहां जवाब मिलने लगा है 1-2 का, यहां तो 1-2 ऑप्शन ही नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, हमें सॉल्व करते हैं। यदि दो वृत्त की परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है तो वह परिधि क्या होती है? सपोज ये एक वृत्त है, ये वाला, एक वृत्त ये वाला, उसने बोला परिधि की इसकी 2πr1 है, ये कितनी हो जाएगी? इसकी परिधि 2πr2 मान लिया हमने। उसने कहा 2πr1 अपॉन 2πr2, यही तो होता है अनुपात, वो 3/1 है। अब 2π से 2π कट गया, यानी r1 अपॉन r2 कितना हुआ? आपने कहा r1 अपॉन r2 बराबर 3/1, ये रिलेशन आपने निकाल लिया। उसमें वृत्त का क्षेत्रफल, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल होगा πr1², और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सॉरी r2², इसका कितना होगा? πr1²। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, यानी पूछा क्या है? πr1 अपॉन πr2। अब निकालने मत लग जाना, तो पाई से पाई कट गया और ये हो गया स्क्वायर, तो यानी r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, और वो क्या मिलता है?
अब R1 कितना है 3/1 का होल स्क्वायर, इट विल गिव यू 9:1। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई सबको? मैंने एक एक स्टेप से करके समझाया। आई थिंक होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। किसी को डाउट हो तो दोबारा से आप लेता हूं, कोई भी हो तो आप अपना दोबारा से आंसर पुट कर सकते हो। इज इट ओके? क्लियर? आगे बढ़े। आपके जवाब आमंत्रित हैं। जब तक आप अपने जवाब नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? तो जल्दी से अपने जवाबों को आगे बढ़ाते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाँ, तो जवाब मिला है, आपको समझ में आया। एक और सवाल, चलो देखते हैं। यह सवाल बड़ा ही भयंकर है, थोड़ा सा बड़ा है, खतरनाक सा भी हो सकता है, लेकिन आपको समझने की इसकी आवश्यकता होगी, तभी सवाल बड़ा है, मेंसुरेशन का है और अच्छा क्वेश्चन है। सारे दिमाग को हिला डालेगा। सारे सवालों को करने की कोशिश करिए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 6:5:4। LBH रेशो में दिए हैं। L/B/H कितना है आपसे का 6:5:4। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ, अब किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अगर हम घनाभ की माने 6 फेज होती हैं तो संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 × LB + BH + H, ये तो होता है। हाँ जी, वो कितना दिया है आपको? दिया है 5:3:2:8। क्लियर है? अब मैं इसमें अनुपात का वैल्यू निकालता हूं, तो मुझे अनुपात का वैल्यू लिखा है, मुझे संख्या नहीं दी है, मुझे रेशो मिला है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना काम रेशो से कर दूंगा। समझ में आ रही बात? मैं अपना काम रेशो से कर दूंगा। अब रेशो क्या कहता है? अब देखो, अगर मैं LB की मल्टीप्लाई करता हूं, याद रखना, तो हम इसको क्या मानेंगे? हमने माना इसका अनुपात क्या है, आपको समझाने की वजह से बोल रहा हूं, 6x 5x और 4x, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो गड़बड़ करोगे, क्या हुआ? आपने देखा 2 6 × 5 6 पंजे 30, LB की मल्टीप्लाई की 30x² प्लस BH की तो 5 चौक 20x², HL की किया तो 6 चौक 24x² इज इक्वल टू 5:3:2:8। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना बना? 30 20 50 20 70 74 74x² इज इक्वल टू व्हाट? 5:3:2:8/2। दो नीचे ले आए हम, इसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने x² का वैल्यू निकाला तो कितना होगा? 5:3:2:8/2 × 74। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो भाई, जिससे कि वो समस्या ना हो। तो डिवाइड करें, चलो 2 से डिवाइड करें। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनाम 18 और दैट इज 36। तो x² इज इक्वल टू 36, यानी x बराबर 6। तो यानी इस x का वैल्यू जो वो 6 है। तो यानी एक अनुपात का वैल्यू 6 मिला आपको। जब एक रेशो का वैल्यू 6 मिला है तो क्या करें? इसका वैल्यू कितना होगा? 6 × 36, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो कितनी हुई? 30 36 30 24। अब देखो, इस सवाल को आप और तरीके से भी कर सकते थे। आप सीधा इसी माप से निकाल सकते थे। अब देखो, लंबाई 6:5:4 में, ये तो बात समझ में। अब इसका मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं। अब मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूं कैसे करते हैं, है ना? शॉर्टकट सीखना चाहोगे? अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, या फिर चैट में क्या लिखना है, ऐसे लिख दो। अपना कमेंट में यस लिखो, मैं समझाता हूं आगे। तो बढ़ते हैं आगे और इसका शॉर्टकट देखते हैं कि कभी कभी शॉर्टकट कितने कामयाब होते हैं। देखो, अगर उसका अनुपात 6 5 और 4 में है तो याद रखिएगा उसकी लंबाई 6 का मल्टीपल होगी, 6 से विभाजित होगी। अगर उसकी चौड़ाई 5 है तो उसकी चौड़ाई 5 से विभाजित होगी। और अगर उसकी ऊंचाई 4 है तो उसकी गिवन जो ऊंचाई है वो 4 से विभाजित होगी। अब देखते हैं, क्या 6 से 20 कटता है? नहीं कटता, क्योंकि लंबाई 20 है, ये 6 अनुपात है, ये नहीं कटेगा। क्या 6 से 38 कटता है? नहीं कटता। क्या 6 से 36 कटता है? कटता है। क्या 6 से 22 कटता? नहीं कटता। आंसर। कोई प्रॉब्लम? मजा आया कि नहीं आया? जब भी अनुपात में चीज होती है तो वो किससे डिवाइड होती है? वो जो आंसर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू, उसका मल्टीपल होगी, यानी उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो आपने देखा 6 डिवाइड कर रहा है 36 को, ओके, 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, 4 डिवाइड कर रहा है 24 को। एकदम एक्यूरेट आंसर निकला आपका। अगर अच्छा लगा हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और आपके लाइक और शेयर हमें मिलते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, इंतजार आपका है उसको। तो चलें बढ़ें एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया सवाल।
10 सेंटीमीटर का एक आपके सामने वृत्त दिया गया है। चलो जी कोई बात नहीं है। वृत्त की जीवा केंद्र की जीवा से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई बताओ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले आप समझो, इन ए सर्कल ऑफ सर्कल इन रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर द कोड ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज द कोड लेंथ? ओह 16, 12, 14, 20। तो देखते हैं आपका जवाब क्या आता है तेजी के साथ। देख लेते हैं जवाब क्या है। ये है आपका वृत्त। ओके, ये वृत्त है। उसने कहा इस वृत्त की जो त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसकी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर की। कहां से कहां तक मालूम? ओके, ये इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। उसने कहा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, वृत्त में एक जीवा है जो केंद्र 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलो एक जीवा डाल देते हैं, कोड डाल दिए। यहां से यहां तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो आपसे पूछा गया है जीवा की लंबाई बताओ। शायद आपको कुछ समझ में आ रहा हो, शायद आप कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। बहुत बढ़िया बाबू, देखो क्या समझ में आया। ये वृत्त का केंद्र था। अब इस वृत्त की अगर मैं बात करूं तो शायद कुछ इस तरह से बन गया ना मेरा सवाल, ऐसा वाला। और ऐसे वाले सवाल को तो हमारे पाइथागोरस अंकल जी बता के गए थे कि भाई कर्ण का वर्ग, मैं पहले लिख देता हूं, शॉर्टकट बताऊंगा इसका भी, डोंट वरी, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैं कर्ण देखूं 10 लिखा है ना, तो 10 का स्क्वायर बराबर आधार का नहीं पता है, सपोज इसको हमने b मान लिया, और हाइट दे दी इसकी 6 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 100 माइनस का 36, तो 100 में से 36 घटाएंगे 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8। तो इस वाली यहां तक की लंबाई 8 है। जब ये कोड है, याद रखिएगा, जब भी केंद्र से, जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर इस पर डाला जाता है, जब भी केंद्र 6 सेंटीमीटर कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। यानी किसी भी जीवा पर केंद्र से डाली गई रेखा हमेशा उसको 2 भागों में तोड़ेगी, सीधी रेखा। ओके, बताऊंगा ट्रिपलेट रंजना। ओके, तो क्या हुआ? आपने कहा सर ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने डिवाइड कर दिया, तो ये 8 मिला, तो इसकी पूरी लंबाई ये भी तो 8 है, तो 8 जमा 8 बराबर 16। ओके, दूसरी बात अब समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसको ऐसे ना करके ट्रिपलेट, अगर आपको याद है, ट्रिपलेट मैंने बताए हुए भी हैं आपको, एक बार लिख देता हूं। जैसे ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ऐसी 3 मापें जिनसे एक ट्रायंगल का निर्माण हो जो समकोण होता है। 3, 4, 5, 5 के साथ करेंगे तो 5, 12, 13, 6 के साथ निकालेंगे 6, 8, 10। तो यहां पर कर्ण ऑलरेडी 10 था, 6 यहां पर था, तो आपने 8 को निकाला, उत्तर आपको मिल गया। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिए हैं। खूबसूरती के साथ इस तरह के जवाब मिलते रहते तो बड़ा अच्छा लगता है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है: 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132। लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है? The height of 10 girls was measured in centimeter, which are as follows. What is the mean height of the girls? तो यहाँ पर मीन हाइट के बारे में पूछा गया है, तो देख लेते हैं आपका जवाब भाई क्या मिलता है। और शायद आपको पता होगा, जब भी हम मीन हाइट की बात करते हैं तो शायद हम जानते हैं इस बात को कि भाई माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। माध्य का मतलब औसत ही होता है ना, तो आपको औसत ऊंचाई बतानी है, और ये तो आप जानते हैं। अगर आपको औसत ऊंचाई निकालनी है तो क्या करना होगा? मैं लिख देता हूं। वैसे भी समांतर माध्य क्या होता है? बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। ओके, अब कुल योग की हम बात करें तो कुल योग तो जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ते हैं सबको। यानी क्या करना पड़ेगा? 143 जमा 148, 135। अब मैं यही जोड़ देता हूं, लिखा हुआ जोड़ तो आप लोगे ना। 3 और 8 11 और 5 16 और 8 24
9, 33, 42, 6, 48, 49 और 2 51। 51 का एक हासिल लगे 5, 5 3 8, 5 13 और 4 17 और 4 21 और 3 24, 2 26, 5 31 और 3 34 और 4 36 और 4 36 42, 42 का 2 का हासिल लगे 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, 1 4 2 1, यानी कुल मिलाकर के टोटल किया तो 1421 टोटल आपका बनता है। ओके, टोटल सही करो, इतना ही तो आएगा। अब क्या हुआ, कुल संख्या कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5, 1 मिनट रुकिएगा, 6 7 8 9 10, तो 10 का भाग कर दूं तो कितना बनेगा, 142.1। यही तो सही जवाब था भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, उम्मीद से उम्मीद जगी और आपका उत्तर भी बहुत अच्छे से आया, दैट्स वेरी नाइस। और इसी तरह से आप सवालों के जवाब दे सकते हैं भाई साहब, अच्छे अच्छे से, तेजी के साथ, खूबसूरती से आपका जवाब मिला है। 19 कहां पर आ गया रंजना, 10 का भी, हाँ ये 10 सवाल नहीं, 10 लड़कियां थी, हालांकि मैंने गिन के बता दिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 10 लड़कियां हैं, तो बड़ा आसान सवाल था। और ये सवाल किससे था, स्टैटिस्टिक्स से था, सांख्यिकी से सवाल लिया गया था। तो याद रखिए स्टैट्स के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कोई धन, बड़ा खूबसूरत सवाल है, क्योंकि सुपर टेट में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखिएगा सुपर टेट में ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत ही देखने में तो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन आपको वो करने में भी छोटे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप उनमें अटक जाते हो। तो अटकने का नहीं, सवाल को समझने का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में, अभी हम बहुत गलती करते हैं, अब मैं देखूंगा इसका सवाल का जवाब मुझे आप क्या मिलेंगे। धन 8 वर्ष में दुगना होता है तो 4 गुना कितने में होगा, तो देखते हैं आपका जवाब। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे PRT अपॉन 100, और फिर PRT में से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, देन आप उसको सवाल को सॉल्व करेंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, समझते हैं। हाँ ओके 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 रंजना, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 16 8 19 16 मुझे पता था ऐसा मिलेगा, बस आपको रिवाइज करो, गलत जवाब है। देखो देख लेते हैं, कोई धन साधारण वर्ष में, यानी मैंने माना मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट की, आप समझते रहना, मैंने आपको, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ से बता रहा हूं सवालों को सॉल्व हल कैसे किया जाता है, उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो गया, यानी 100 रुपए लगाया आपने और वो 8 साल में कितने बन गए, 200 हो गए। ये तो मतलब है, इस लाइन का मतलब यही तो है कि आपने 100 रुपए लगाए, 8 साल में दुगने हो गए। आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आपने कहा 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो आपने लगाए, वो 200 बन गए, तो ब्याज कितना बना, ब्याज तो 100 रुपए बनाना। ये बात समझ में आ गई। अब आप उसको 4 गुना करना चाहते हैं, यानी आप उसको 400% करना चाहते हैं, तो भाई हर 8 साल में तो 100% ही बढ़ता है, तो अगले 8 साल में 100 और जुड़ गया, तो ये 3 गुना हो जाएगा। अगले 10 से 8 साल में फिर ये 100% बढ़ेगा, तो अभी तो 400 गुना होगा, तो 24 वर्ष में होगा ना। विदाउट फॉर्मूले सवाल आसानी से हो जाएगा, अभी समझ में आया होगा। नहीं तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं, आपके तरीके से, है ना। हम मानते हैं कि हमने माना धन x है और दर इसकी r है, तो अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो ब्याज क्या होगा, 2x माइनस का कितना हो गया x, क्योंकि दुगुना था ना, दुगने में से हमने कम कर दिया, तो भाई ब्याज दुगुना था तो दुगने में से हमने मूलधन घटाया तो हमें इतना मिला। वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी x गुना r, समझ में आ रहा है ना सबको, इंटू 8 साल में अपॉन 100। आप इससे कर लो, ये आपको और मुश्किल पड़ेगा, बल्कि ये वाला सवाल एक बार और, हाँ दोबारा देख लो, इसको भी समझा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये हुआ x, अब x बराबर x इंटू r इंटू 8 अपॉन 100 है जी, यही तो हो गया। अब x से कट गया x, ये तो समझ में आ गया, x से कट गया x, 100 को उधर भेज दिया,
यहाँ 1 हो गया, तो r बराबर कितना हुआ 100/8। तो ये तो दर आ गई आपकी। अब दर मिली, अब दर पुट करोगे तब आप ब्याज निकालोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना। तो 4 गुना होने में कितना लगेगा, आप सिंपल सवाल करोगे ना, 3 गुना होने में 3 गुना 100/100 देन आप करोगे 24 साल। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। तो कैसे करना दोबारा समझ लो। मेरे सपोज किया मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और वो 8 सालों में कितने हो गए, वो 200 रुपए हो गए। भाई यही तो बोल रहा हूँ कि साधारण ब्याज लगाने पर आपको 8 सालों में दुगना हो गया। विदाउट फॉर्मूला सीखने की कोशिश करो, इसी को वैदिक गणित बोलते हैं कि आप बिना फॉर्मूले के सवाल समझोगे तो ज़्यादा आसानी से रहेगा। 100 लगाए तो 200 रुपए हो गए, तो यानी भाई 200 रुपए बने तो ब्याज कितना रहा, आपने कहा 100 रुपए ब्याज मिला, यही तो 100 रुपए ब्याज मिला है। 8 साल में ब्याज तो 100 रुपए मिला, 100 तो मूलधन था। और साधारण ब्याज हर बार बराबर होता है, वो बदलता नहीं। तो अगले 8 सालों में कितना मिलेगा, फिर 100 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 300 रुपए हो जाएंगे। फिर अगले 8 सालों में 100 रुपए ब्याज मिलेगा तो 400 हो जाएंगे। और वही तो, यही तो बोल रहा है कि वो 4 गुना होने में 100 रुपए 400 कितने साल में बने, 8 8 16 8 या 24। अभी समझ में आ गया होगा, नाइट में नहीं होती है। हाँ ओके, अब समझ में आया। तो मैं कह रहा हूं आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस वो कंसेप्ट मजबूत करना है। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत होगा ना तो सवाल आसानी से एक बार में सॉल्व हो जाएगा, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी एरर। ओके, एक और सवाल। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपसे, मुझे काफी उम्मीदें हैं आपसे इस सवाल को करके लेकर के। हाँ जी, कोई उम्मीद जगी किसी की। चलो इस सवाल को भी देखने की कोशिश करते हैं। ए तथा बी की आयु 6:5 है के अनुपात में। अब जब मैं आयु ना दी हूं ना तो हम उन्हीं को आयु लेट कर लेते। उसने बोला उनका योग, योग कितना, यानी इन दोनों का योग। कोई बात नहीं, हमें आयु नहीं मिली है, हमें आयु का अनुपात तो मिला है ना। उसने बोला इनका, जो प्रश्न में बोला है सिर्फ आपको वही करना है। तो आपने कर दिया 6 + 5 किसके बराबर हो, 11, किसके 44 साल के बराबर है। यानी मेरे अनुपात का टोटल कितना बना, 11 वर्ष, जो 44 वर्ष के बराबर है। तो मैंने एक अनुपात का वैल्यू निकाला, तो मैंने 44 को 11 से डिवाइड कर दिया और मुझे मिला 4, है ना। तो मुझे 4 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मेरा ऑप्शन 1:4 के बराबर है। तो इनकी आयु कितनी हो जाएंगी, ए की आयु थी 6 अनुपात, बी की आयु थी 5 अनुपात। तो 4 की गुणा कर दें, इसकी 24 साल, इसकी 20 साल। उसने ये प्रेजेंट एज आपको बता दी, ये उसकी प्रेजेंट एज है। उसने कहा 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो भाई ए की उम्र 8 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगर आपकी उम्र आज के टाइम पर 24 साल है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी। आपने बड़े आसानी से कहा कि सर मेरी उम्र 32 साल हो जाएगी। ऐसे ही बी की उम्र कितनी हो जाएगी 8 साल बाद, आपने कहा 28 वर्ष। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, हाँ जी कर दें। तो क्या बना, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32। तो कितना आना चाहिए, 8:7। कोई परेशानी, बहुत बढ़िया ताप उठी, बढ़िया जवाब। कोई किसी को परेशानी इस सवाल को समझने में, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तो क्लियर है ना, एकदम डन 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 डन, सवाल समझ में आ रहे हैं ना एकदम, बहुत बढ़िया। तो कल फ्री से टाइम मिलिएगा, अभी और सवाल भी हैं। मैं बस हिंट दे रहा हूँ कि कल इसी समय फिर से वेलकम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, देखते हैं उसका जवाब क्या मिलता है आपका। ये सबको समझ में आ गया ना, कोई ऐसा साथी जिसको समझ ना आया हो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल देखते हैं आपके सामने ये रहा। एक वर्ग का परिमाप 4a = 8 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4a + 8 यूनिट्स, देन इट्स एरिया विल बी व्हाट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है तेजी के साथ। आपको एरिया वर्ग का परिमाप दिया है, तो भाई दिमाग लगाओ और जल्दी से दौड़ाओ, और उत्तर चाहिए मुझे। तो देख लेते हैं आपका जवाब कैसे मिला। भाई आपके पास ही एक वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी भुजाएं ए होती हैं।
बराबर होती है। और परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का टोटल, यानी 4a। यानी एक वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। लेकिन हम कैसे मान लें, उसने कहा कि इसका तो 4a जमा 8 है, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 4 है। उसने बोला नहीं भाई साहब मेरे तो 4 जमा 8 है। हम दोनों की बात सही है, हमने दोनों को बराबर रख दिया। तो आपने क्या देखा, हमने कहा a बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन निकाला, a जमा 2 घटा 4, 4 से 4 घट गया। तो हमें भुजा प्राप्त हुई कि उस वर्ग की जो एक भुजा है वो किसके बराबर है, a जमा 2 के बराबर है। यानी इस वर्ग की जो एक भुजा है वो कितनी है, a प्लस 2। अब आपसे बात होती है इसके क्षेत्रफल के बारे में कि ये एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है ना। अब भुजा कितनी है, a जमा 2, a प्लस 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया। a प्लस 2 का स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी a स्क्वायर प्लस 4a जमा 4, तो यही होना चाहिए ना। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू। सी क्यों होगा, इसमें ए स्क्वायर छूट गया, सी क्यों होगा भाई, इसमें ए स्क्वायर लगा लेना, इट्स ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो मुझे बता दो भैया, इज इट ओके। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। ना ना ना, ए प्लस 2a स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 ये होना चाहिए। तो मैंने उस पर कर दिया ए स्क्वायर। तो समझ में आ गया है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और सवाल आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका सवाल एक बार में फिर से सही हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो पर्दा सही नहीं लग रहा आज वीडियो का, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ। चलो उसको भी देखेंगे अभी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर उड़ जाएगा, है ना। चलो ओके, एक और सवाल लिया जाए। तो एक सवाल के लिए और तैयार हैं सब लोग, आ गया ना। तो एक और सवाल देखते हैं। चलो, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू सो ऑन किसके बराबर है। इसको सॉल्व करके बताना है आपको। तो देखते हैं आपका जवाब इस सॉल्यूशन में क्या आता है खास। ओके, तो शुरू हो जाओ भाई मेरे साथियों, मेरे देश के जवानों। जल्दी से आपका इंतजार है और आपका सवाल तो ही तो बेकरार है। तो तेजी के साथ बढ़ें और अपने आंसर को चूज करने का पूरा मौका, पूरा आनंद उठाएं, क्योंकि आनंद ही आपको परमानंद की प्राप्ति कराएगा। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ABCD के रूप में आप लोगों के जवाब यहां पर आएंगे। हाँ, भेद खुल जाएगा, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ये जवाब दिया है मुझे और आंसर क्या आएगा। अब देखो, इस सवाल को भी हम दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला तरीका क्या है, हम इसको मानते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो हमने क्या माना, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। पहले मैं बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं जनरली, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ का। तो हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस अगेन √6 प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब एक स्क्वायर से ये वाला कट गया तो संख्या क्या बची, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस अगेन, क्योंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से कुछ कम करने पर और घटाने बढ़ाने पर हमें कुछ नहीं बचता है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या ऐसी चलेंगी आगे अपनी। ये संख्या जो थी ये तो x के बराबर थी, तो मैंने इसको x मान लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 जमा √x हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉरी x, इसका वैल्यू x के बराबर था। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां तक क्लियर है। अब क्या करें, इसको इधर ले आए,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर जिन दोनों को घटाने पर आपको 1 मिल जाए, वही माइनस का, तो क्या करें, आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, इसके फैक्टर कर डाले हमने, जो क्या बने, x कॉमन निकालें तो x माइनस का 3, 2 कॉमन निकालें तो x माइनस का 3। अब क्या बना, x प्लस का 2 x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। नहीं, x का वैल्यू या तो 2 होगा या x का वैल्यू माइनस 3 प्लस 3। अब यहां पर दो कंडीशन आपके सामने आती हैं, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप नेगेटिव वैल्यू को पुट करें। इसका मतलब क्या है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर वो इमेजिनरी नंबर भी बन जाता है, काल्पनिक संख्या में बदल जाता है, इसलिए इसका आंसर 3 होना चाहिए। ये तो तथा लॉजिक जिसको आप पढ़ते हैं, है ना। अब मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, शॉर्टकट में कैसे करते हैं उसको भी समझ लीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, शॉर्टकट आना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट क्या कहता है, √6 जमा √6 जमा √6 किसके बराबर है। तो आप कुछ मत करो, अगर आपको सेम संख्या मिली है ना तो वहां लॉजिक लगाओ, इस जो संख्या दी है कौन सी दो कॉन्जुगेट नंबर 7 7 वाले नंबर का ये मल्टीप्लाई है। प्रोसेस छोटा कराते हैं, किन दो 7 7 वालों का ये मल्टीप्लाई है। आपने कहा सर 2 गुना 3 का है ये, देखो 2 3 6 होते हैं ना, तो बस इसका उत्तर क्या होगा, जो बड़ी संख्या वही इसका आंसर बन जाएगा, दैट इज 3 इसका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सवाल ये ऐसे होता, 6 माइनस का √6 माइनस का √6 अप टू 100, तो ये क्या होता, फैक्टर तो ये बनते, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो छोटा नंबर इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं एक दो सवाल और देता हूं, मुझे उसको करके बताइएगा। अभी समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं किसी को माइनस वाला कैसे करना है। तो अगर कोई ऐसी संख्या मिलती है तो या तो एक्स वाला तरीका आपका रामबाण है ही, अगर ना हो तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं किस दो फैक्टर के वो बराबर है। मैं एक सवाल और देता हूं, उसको करने की कोशिश करिएगा। ओके, मैंने लिखा आपको सवाल यहां पर, अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस अप टू 100, तो इसमें इसका सॉल्यूशन कितना होगा। हाँ, नेगेटिव टाइम में था आपको छोटा और पॉजिटिव में बड़ा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा जल्दी से इसका आंसर मिले मुझे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो, आ गया है ना, बहुत बढ़िया। और यहां पर आंसर भी मिल गया मुझे सतीश का, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन आप लोगों ने देने का प्रयास किया है ABCD के साथ, है ABCD तो दिया ही नहीं मैंने, बस आंसर पूछा है। देखो क्या समझे, अगर मैं प्लस की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। जैसे 7 गुना 8 बराबर 5 वाले होते हैं ना, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, तो इनमें से बड़ी संख्या ही इसका आंसर आएगी। अदरवाइज आप उस बेसिक तरीके से करोगे तब भी आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस ना होता तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, ये सारे सिंबल माइनस के होते, तब क्या करते, तब क्या होता आंसर, फॉर्मूला तो यही होता, लेकिन तब क्या करते, माइनस में हम छोटी संख्या को लेते हैं, दैट इज 7 इज द राइट आंसर। अभी सबको समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा साथी जिसको समझ में ना आया हो, एवरीथिंग ओके, बहुत बढ़िया, ओके है तो इससे अच्छी बात कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को बढ़िया वीडियो मिला है, बढ़िया कंटेंट मिला है, सब कुछ अच्छा रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक एक सवाल बेहतरीन कंटेंट से लिया गया था, तो सब कुछ अच्छा, तो लाइक इतने कम क्यों, बच्चे इतने कम क्यों हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल से बच्चों को बढ़वाना और बच्चों के साथ मैसेज करना, ग्रुप में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। इसके साथ साथ आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कर लें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, सारे नोटिफिकेशन वहां पर आप देते हैं हम आप लोगों को। ओके, तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।